स्वागत है आज के इस विश्लेषण में। आज हम एक बेहद अहम विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की वो ऐतिहासिक समाजशास्त्रीय जांच जिसने भारत में जाति व्यवस्था की जड़ों को पूरी तरह से खोल कर रख दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारी आज की पूरी चर्चा मुख्य रूप से डॉक्टर अंबेडकर के संपूर्ण वाङ्मय के वॉल्यूम 14 पर आधारित है। ये भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय का एक आधिकारिक पब्लिकेशन है। इसके जरिए हम उस इतिहास के पन्ने पलटेंगे जिसे सच कहें तो बहुत लंबे समय तक मुख्य धारा से दूर ही रखा गया। अच्छा, सबसे पहले जरा इस आंकड़े पर नजर डालते हैं। 50 मिलियन यानी 5 करोड़। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब की प्रस्तावना में इसका जिक्र किया है कि उस समय भारत में हाशिए पर रहने वाले अछूतों की संख्या लगभग 5 करोड़ थी। जाहिर है ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसमें 20 मिलियन यानी 2 करोड़ उन लोगों को भी जोड़ना होगा जिन्हें उस वक्त आपराधिक जनजातियों का ठप्पा दे दिया गया था। और आखिर में 15 मिलियन या 1.5 करोड़ आदिम जनजातियां। अब अगर इन सबको मिला दें तो ये आंकड़ा 8.5 करोड़ तक पहुंच जाता है। ये सोचने वाली बात है कि इतने बड़े पैमाने पर लोग एक बेहद व्यवस्थित और ढांचागत अधीनता के शिकार थे। ये नंबर अपने आप में इस समस्या की गहराई बयां करता है। अब इतने बड़े पैमाने पर एक पूरी आबादी का इस तरह हाशिए पर होना सच में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक विसंगति है। और यहीं से एक सबसे बड़ा सवाल जन्म लेता है कि आखिर इतनी विशाल आबादी को हाशिए पर धकेलने वाली इस व्यवस्था की शुरुआत हुई कैसे? इसी को समझने के लिए आज हम देखेंगे ऐतिहासिक अन्याय, इस विषय पर रहा बौद्धिक मौन, टूटी हुई कड़ियों को जोड़ने की प्रक्रिया, अंबेडकर जी का एक बिल्कुल नया क्रांतिकारी सिद्धांत और अशुद्धता बनाम अस्पृश्यता का अंतर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, बौद्धिक मौन और इस इतिहास को क्यों नज़रअंदाज किया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने सबसे पहले इसी बात की पड़ताल की कि आखिर क्यों उस समय के मुख्यधारा के इतिहासकारों और समाजशास्त्रियों ने इतनी बड़ी सामाजिक व्यवस्था की उत्पत्ति पर पूरी तरह से चुप्पी साधे रखी। उन्होंने बड़ा ही दिलचस्प तर्क दिया। उनका मानना था कि उस दौर में शिक्षा और ज्ञान पर केवल ब्राह्मण विद्वानों का ही एकाधिकार था और दुर्भाग्य से उस वर्ग ने कभी वोल्टेयर जैसा कोई ऐसा बौद्धिक विद्रोही पैदा ही नहीं किया जो अपनी ही रूढ़िवादी मान्यताओं को चुनौती दे सके। और ये बात डॉक्टर अंबेडकर के नजरिए को बिल्कुल साफ कर देती है। अपना वर्चस्व बनाए रखने के उनके जो वर्गीय स्वार्थ थे ना, उसी ने अस्पृश्यता की शुरुआत की, किसी भी ईमानदार और निष्पक्ष जांच को रोके रखा। मतलब सच की तलाश से ज्यादा जरूरी अपने वर्ग के हितों को बचाना था। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जो है टूटी हुई ऐतिहासिक कड़ियों को फिर से जोड़ना। इस बौद्धिक मौन को पार करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर के सामने एक बहुत बड़ी व्यावहारिक रुकावट थी, और वो थी प्राचीन इतिहास के किसी भी लिखित या पक्के रिकॉर्ड का ना होना। इस शून्य को समझाने के लिए उन्होंने इतिहासकार माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन का हवाला दिया। एल्फिंस्टन ने लिखा था कि सिकंदर से पहले की कोई निश्चित तारीख नहीं मिलती और इस्लामी विजय से पहले की आपस में जुड़ी हुई ऐतिहासिक घटनाएं ही नहीं हैं, एकदम खालीपन। तो फिर इन टूटी कड़ियों को कैसे जोड़ा जाए? इसके लिए अंबेडकर ने जर्मन विचारक गोएथे की फिलॉसफी का सहारा लिया। उनका कहना था कि जब तथ्य मौजूद ना हो या खत्म हो जाएं, तो एक रिसर्चर को अपनी अंतर्दृष्टि, कल्पना और वैज्ञानिक अनुमान का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। इसे उन्होंने बड़े ही शानदार तरीके से समझाया। उन्होंने अपने काम की तुलना एक ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट से की जो बिखरे हुए पत्थरों को जोड़कर एक उजड़े हुए शहर को फिर से खड़ा करता है, या एक जीवाश्म विज्ञानी जो महज कुछ हड्डियों से एक विलुप्त जानवर का पूरा ढांचा तैयार कर देता है। इसी वैज्ञानिक और कड़ी मेहनत के बाद हम पहुंचते हैं तीसरे हिस्से पर, अंबेडकर का क्रांतिकारी नया सिद्धांत और उसके 6 मुख्य आधार। डॉक्टर अंबेडकर एक बिल्कुल नए और अभूतपूर्व समाजशास्त्रीय सिद्धांत तक पहुंचे थे। अब जो बात यहां सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये कि उनके ये 6 सिद्धांत उस पुरानी धारणा को पूरी तरह से नकार देते हैं जिसमें कहा जाता था कि छुआछूत का आधार नस्ल या कोई पेशा था। उन्होंने साफ कर दिया कि इसका नस्ल या व्यवसाय से कोई लेना देना था ही नहीं। इसके बजाय उनका सिद्धांत ये था कि समाज का जो मूल विभाजन हुआ वो दरअसल एक जगह बस चुके कबीलों और वहां से अलग हुए या पराजित हुए लोगों के बीच था। इन बिखरे हुए लोगों को उन्होंने ब्रोकन मैन यानी टूटे हुए लोग कहा। चलिए
अब चौथे भाग की तरफ बढ़ते हैं, आदिम अशुद्धता बनाम अस्पृश्यता, एक पार सांस्कृतिक विश्लेषण। यहां डॉक्टर अंबेडकर हिंदू व्यवस्था की तुलना दुनिया भर के पुराने और आदिम समाजों से करते हैं ताकि तस्वीर और साफ हो सके। उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि दुनिया भर के शुरुआती समाजों में अशुद्धता का कॉन्सेप्ट तो था, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जन्म, विवाह या मृत्यु जैसी घटनाओं या फिर किसी अजनबी कबीले से मिलने पर होने वाली एक महज अस्थायी स्थिति थी, हमेशा के लिए नहीं। इसे साबित करने के लिए उन्होंने एंथ्रोपोलॉजिकल डेटा का इस्तेमाल किया। भारत के टोडा समुदाय के लोगों से लेकर पॉलिनेशियन प्रमुखों और युगांडा के मंदिर बनाने वालों तक का उदाहरण दिया। उन्होंने दिखाया कि कैसे इस अस्थायी अशुद्धता को कुछ समय के एकांतवास और शुद्धि अनुष्ठानों से ठीक कर लिया जाता था। तो यहीं पर अंबेडकर वो सबसे बड़ा और अहम फर्क समझाते हैं। आदिम अशुद्धता पूरी दुनिया में थी, लेकिन वो अस्थायी थी, जबकि हिंदू समाज की अस्पृश्यता एक स्थायी, वंशानुगत और पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली एक कठोर सामाजिक व्यवस्था बन गई। जब उन्होंने इसे एक टाइमलाइन पर रखकर देखा, तो निष्कर्ष ये निकला कि प्राचीन धर्मसूत्रों के समय में एक सामान्य अशुद्धता तो मौजूद थी, लेकिन जन्म के आधार पर तय होने वाली व्यवस्थागत अस्पृश्यता बहुत बाद में, यानी लगभग 400 ईस्वी के आसपास ही एक पक्के सिस्टम के रूप में उभरी। और हमारी आज की इस चर्चा का समापन डॉक्टर अंबेडकर के ही कुछ बेहद गहरे सवालों के साथ होता है कि आखिर गैर ब्राह्मणों ने गोमांस खाना क्यों छोड़ दिया और ब्राह्मण शाकाहारी क्यों बन गए। ये ऐसे सवाल हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि कैसे कुछ सामाजिक और धार्मिक बदलावों ने खान पान और मान्यताओं को एक हथियार बनाया और अस्पृश्यता को जन्म दिया। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।